शिक्षा सूत्र के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। लैंडमार्क जजमेंट को देख रहे हैं अभी। इसी की कड़ी में आज का हमारा एक और लैंडमार्क जजमेंट है बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का। ये 1953 में इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था। यह भी ज़मीन से जुड़ा हुआ एक मामला था, लेकिन यह थोड़ा हट के था। मतलब और जो मामले होते थे ज़मीन का, वो मुख्य रूप से ज़मींदारों से संबंधित ज़मीनों के होते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा उनके पास ज़मीनें होती थी। उन ज़मीनों के अधिग्रहण से विवाद उत्पन्न हो रहा था और मामला कोर्ट में पहुंच रहा था। परंतु यहाँ थोड़ा हट के है मामला, और यह डायरेक्ट हाई कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया गया था। इसे मूल अधिकार के रूप में चैलेंज भी नहीं किया गया था, और नीचे की अदालत से मामला शुरू हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया था। और इसका एक अपना प्रभाव है, क्योंकि इसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए, अर्थात इसके जजमेंट में जो दिया गया था, बतलाया गया था, उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए एक संविधान संशोधन लाया गया था, चौथा संविधान संशोधन। तो उसका बाद में एक अलग प्रभाव हुआ, वो भी एक विवाद का कारण बना। तो उसी वजह से इस केस को जानना जरूरी है। तो मामला पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ था। वहाँ पे एक कंपनी थी, वेस्ट बंगाल सेटलमेंट कानूनगो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड। तो बेला बनर्जी इस कंपनी में एक पार्टनर के रूप में थी। उनके 7 एकड़ का ज़मीन को राज्य सरकार ने अधिग्रहण किया हुआ था, और जिसके बदले में उन्हें जो क्षतिपूर्ति या मुआवजा दिया गया था, तो वो काफ़ी कम था। और इसी बात को उन्होंने चैलेंज किया था कोर्ट में। तो पूरा मामला क्या था उसको समझते हैं। तो ये बात 1946-47 से शुरू होती है, जब तब के पाकिस्तान, अभी के बांग्लादेश से बहुत भारी संख्या में शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आ रहे थे। उनके आने का मुख्य कारण था, वहाँ पे धार्मिक रूप से उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो बांग्लादेश छोड़कर भाग रहे थे, और बगल भारत में सटा हुआ पश्चिम बंगाल का राज्य था, वहाँ पे शरण ले रहे थे। तो वैसे शरणार्थियों को बसाने की बात हो रही थी। उसी संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक भूमि से संबंधित कानून लाया। उस कानून का नाम था वेस्ट बंगाल लैंड डेवलपमेंट प्लानिंग एक्ट 1948। तो इसमें क्या था, इस कानून में कि निजी संपत्ति या निजी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। खासकर कलकत्ता के आसपास में जो ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को अधिग्रहित करके उन पे शरणार्थियों के लिए कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी, और एक हाउसिंग डेवलपमेंट का स्कीम था। तो ये थी, उन शरणार्थियों को बसाने की बात थी। अब इसके लिए इस कानून में क्या प्रावधान थे कि जो क्षतिपूर्ति दी जाएगी, जो मुआवजे की जो राशि होगी, वो अधिकतम 31 दिसंबर 1946 के डेट में जो बाजार भाव है उसके अनुसार से हो सकता है, परंतु यह अधिकतम राशि थी। बाकी राशि उससे भी कम हो सकती थी क्षतिपूर्ति की। अब बेला बनर्जी के संबंध में क्या था कि इनकी जो कंपनी थी, वो हाउसिंग डेवलपमेंट और अर्बन प्लानिंग से संबंधित कार्य किया करती थी। उसमें प्लांटेशन, फिशरीज, खेती बाड़ी से जुड़े हुए अन्य मामले थे। तो इसके लिए वो अपने कार्य के लिए अलग अलग ज़मीनें अलग अलग जगहों पे लिया करती थी, और उन ज़मीनों पर अपना वो कार्य करती थी। तो इस कंपनी की ज़मीन को भी अधिग्रहित कर लिया पश्चिम बंगाल सरकार ने उस कानून के तहत। और परंतु ये ज़मीन का अधिग्रहण जो हुआ था जुलाई 1950 में हुआ था। विवाद अब कहाँ से शुरू होता है कि इनके ज़मीन का जो मुआवजा दिया, वो तो कानून में ही बना हुआ था कि अधिकतम 1946
31 दिसंबर की तिथि को जो बाजार मूल्य होगा उसी के अनुसार से दिया जाएगा। तो उसी अनुसार से इनको भी ज़मीन का मुआवजा दे दिया गया। अब वो मुआवजा राशि काफ़ी कम होता था, बैठता था उस समय के बाजार भाव से, क्योंकि कलकत्ता उस समय काफ़ी बदल चुका था। स्वतंत्रता के बाद से वहाँ पे स्थिति बदल चुकी थी और तेज़ी से शहर का विकास हो रहा था, आवासीय कॉलोनियाँ बढ़ रही थी, तो ज़मीन के भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। और उसके अतिरिक्त एक और भी बात थी कि 1946 की जो देश की स्थिति थी और ख़ास करके कलकत्ता की स्थिति वो काफ़ी नाजुक थी। वहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा हो रहे थे और कलकत्ता ही बल्कि हिंसा का मुख्य केंद्र बना हुआ था। तो उस समय वैसे भी ज़मीन का रेट बहुत कम था। तो जब इनके ज़मीन का अधिग्रहण किया गया उस समय जो इन्हें मुआवजा दिया गया उसके मुकाबले करीब 5 से 10 गुना ज़्यादा तक का ज़मीन का भाव था। तो इसी चीज़ को इन्होंने वहाँ के एक लोकल कोर्ट में, कलकत्ता के एक नीचे की अदालत में अपनी याचिका डाली। वो कोर्ट कौन सी थी? तो अलीपुर कोर्ट थी। अलीपुर कोर्ट में मामला दायर किया गया और इसमें सहारा लिया गया अनुच्छेद 31(2) का हवाला दिया गया। यहाँ पे एक याद रखेंगे बात को कि संपत्ति का अधिकार को ऐसे तो मूल अधिकारों से बाहर किया गया था, परंतु पूर्ण रूप से सारे प्रावधान नहीं हटाए गए थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 तक मूल अधिकार बना हुआ था संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसमें से कुछ प्रावधान जमीन से संबंधित कुछ मामलों को एक अलग उसके लिए प्रावधान किया गया था, अर्थात 31A और 31B लाकर उस श्रेणी में यह नहीं आता था। तो 31(2) में क्या प्रावधान है कि सरकार अगर किसी के जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसका उचित मुआवजा देना होगा। तो इसी बात को उन्होंने चैलेंज किया, इसी का हवाला लेते हुए चैलेंज किया था कोर्ट में। कोर्ट ने इसे सही माना, अलीपुर के कोर्ट ने, और साथ में उसने देखा कि इस मामले में संपत्ति से जुड़ा हुआ कुछ संवैधानिक तथ्य छुपे हुए हैं जिसकी व्याख्या जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में नीचे की अदालत अर्थात कि अलीपुर कोर्ट ने इस मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट में रेफर कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया इस केस को। अनुच्छेद 228 का सहारा लिया गया। उसमें प्रावधान है कि नीचे की अदालतों को लगता है कि किसी मामले में संविधान का कुछ वैसा मूल तत्व तो छुपा हुआ है जिसकी व्याख्या आवश्यक है, तो वह ऊपर की कोर्ट में मामले को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो उसी 228 अनुच्छेद का सहारा लेते हुए यह मामला कलकत्ता के हाई कोर्ट में पहुंच गया। अब कलकत्ता के हाई कोर्ट ने जब इसकी पूरी जांच पड़ताल की तो उसे भी लगा कि जो मुआवजे की राशि दी गई है वह काफ़ी कम है। उस समय के जो बाजार भाव चल रहे थे उसके अनुसार से वह राशि सचमुच बहुत कम थी। तो हाई कोर्ट ने बेला बनर्जी के पक्ष में फैसला सुना दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को देखा और बेला बनर्जी के पक्ष को सही पाया और उसने देखा कि मुआवजे की राशि सही में बहुत कम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो 21(2) में मुआवजे की बात की गई है उसमें है कि एडिक्वेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एडिक्वेट और तर्कसंगत होना चाहिए और व्यवहारिक भी होना चाहिए, अर्थात जिस संपत्ति को लिया गया है उसके बदले में उसके समतुल्य, उसके इक्विवेलेंट राशि दी जानी चाहिए। परंतु यहाँ पे वो तो मामला है ही नहीं। ये आप 1946 के अनुसार से आप दे रहे हैं ज़मीन का मुआवजा, जो कि सही नहीं है। वर्तमान में स्थितियाँ वहाँ की बदल चुकी हैं। इसकी प्रतिपूर्ति जो है सो अन्य तरीके से होने चाहिए। अन्य तरीका क्या अपनाया गया? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया कि जिस तिथि को जमीन का अधिग्रहण किया गया है उसी तिथि के अनुसार जो उस जमीन का बाजार भाव था उसके अनुसार से इसकी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।
एडिक्वेट का मतलब होता है या इक्विवेलेंट राशि का मतलब होता है कि आप तर्कसंगत और जो जो चल रहा है उसकी प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो आप दें। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी किसी को थमा दें। जो बोलते हैं ना कि कौड़ी के भाव किसी की संपत्ति को ले लेना, आप किसी की संपत्ति को ले रहे हैं और कौड़ी के भाव में ले रहे हैं, बदले में आप कौड़ी उसको थमा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं चलेगा। आप इन्हें जो है सो समतुल्य या इक्विवेलेंट और एडिक्वेट राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दीजिए, ऐसा निर्देश दिया और उसी के अनुसार से बेला बनर्जी को वो राशि दिलवाई गई, क्षतिपूर्ति दिलवाई गई। अब तो यह मामला यहाँ पे ख़त्म हुआ। 53 में इसका फैसला आया था, 1953 में। उसके बाद सरकार ने क्या किया, तो एक चौथा संविधान संशोधन लाया उस 1955 में। इसमें क्या प्रावधान किया हुआ था, 1955 में चौथा संविधान संशोधन लाया और इसमें प्रावधान किया गया कि लोकहित में अगर किसी की निजी संपत्ति को हस्तगत किया जाता है, अर्थात सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में जो क्षतिपूर्ति होगी जमीन के बदले में, तो उसकी जो क्षतिपूर्ति से संबंध में जो मामला होगा उसे कोर्ट पुनरीक्षण नहीं कर सकती है। अर्थात सीधे शब्दों में इसको कहें तो आप क्षतिपूर्ति जो दिया जा रहा है उसको किसी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अर्थात सरकार जो भी आपको क्षतिपूर्ति के रूप में दे उसे स्वीकार करना होगा और आप कोर्ट का भी दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। तो पीछे के आप वीडियो में आपने देखा होगा कि 9वीं अनुसूची लाई गई थी और ज़मीन से संबंधित जो मामले थे उसमें डाले गए थे। तो उस स्थिति में आप कोर्ट को वहाँ पर भी पुनरीक्षण से रोक लगाया गया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ जोड़ दी गई कि ज़मीन का अधिग्रहण भी कर लिया जाएगा और बदले में आप कोर्ट भी नहीं जा सकते कि ये जो मुआवजा राशि दी गई है यह कम है या ज़्यादा है, इसको आप कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो बतलाया था ना, पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि एक चोर रास्ता एक दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वाले फैसले में कि संविधान संशोधन कोई कानून नहीं होता है। तो उसी का ये प्रभाव है कि यहाँ पे भी देखिए सरकार एक कानून को लेके आ रही है, परंतु किस रूप में लेके आ रही है, तो संविधान संशोधन कह के ला रही है इसको, ये नहीं कह रही है कि ये कानून है। और इसी तरीके से चोर रास्ते से कई कानून लाए गए उस दौर में, अर्थात 50 के बाद का जो दशक होता है, 50 और 60 के बीच में 70 तक ऐसे ही कई संविधान संशोधन आते ही रहे और कानूनों को संविधान संशोधन के रूप में ही लाया जाता था। तो चौथा संविधान संशोधन का भी प्रभाव पड़ा, इसका आगे जाकर विवाद भी उत्पन्न होता है और कई मामलों में इसको चैलेंज भी किया गया है। तो उसको हम बाद के केस में देखेंगे, उसकी तब चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये केस आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, साथ में शेयर भी करेंगे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन वाली घंटी जो है वो ज़रूर बजा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।